हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाजार, मार्केट। हम मार्केट की बात करें, सामान्यतः देखा जाए तो दो तरह का मार्केट होता है। एक है मुद्रा बाजार, जिसको कहते हैं मनी मार्केट। और दूसरा है पूंजी बाजार, जिसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। जब मार्केट की बात करते हैं तो एक तो मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। इस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बेसिक डिफरेंट क्या है, मूलभूत अंतर क्या है, ध्यान देना। ये जो मार्केट है, यहां अल्पकाल के लिए लेन देन होती है। यहां अल्पकाल के लिए लेन देन होती है। अल्पकाल का मतलब होता है 364 दिन। इसका मतलब है एक दिन से लेकर 364 दिन जो होता है उसे कहते हैं अल्पकाल। इसका मतलब ये है या मुद्रा का जो लेन देन है अल्पकाल के लिए हो। आज मुद्रा का लेन देन अल्पकाल के लिए होता है तो उसे कहते हैं मनी मार्केट। पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है? दीर्घ ध्यान से सुनो इस बात को। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार का अर्थ है ऐसा बाजार जहां अल्पकाल के लिए मुद्रा के लेन देन हो। अल्पकाल का मतलब है एक दिन से लेकर 364 दिन तक। और पूंजी बाजार का अर्थ है, कैपिटल मार्केट का अर्थ है ऐसा बाजार जहां दीर्घकाल के लिए मुद्रा या पूंजी की लेन देन हो। इसका मतलब है एक वर्ष 365 दिन से अधिक। ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की बात करें। अब एक प्रश्न उठा, इस मुद्रा बाजार में केंद्रीय भूमिका निभाती है केंद्रीय बैंक। ध्यान देना इस बात को। हम जब मुद्रा बाजार की बात करते हैं, मनी मार्केट की बात की जाए, तो इस मनी मार्केट में केंद्रीय भूमिका जो निभाती है वह है आरबीआई। अर्थात मनी मार्केट में केंद्रीय भूमिका निभाती आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक प्रश्न उठा, हम जब रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो ये जो रिजर्व बैंक है, इसका जो गठन हुआ, गठन हिल्टन आयोग
के सुझाव पर हुआ था। ध्यान सुने इस बात को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ, इसके गठन के संदर्भ में जो सुझाव दिया था वह हिल्टन आयोग था। हिल्टन कमीशन ने यह कहा कि आरबीआई के केंद्रीय बैंक का गठन होना चाहिए, और जब गठन हुआ तो गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ आरबीआई का। जब इसका गठन हुआ तो इसके जो प्रथम गवर्नर थे ऑसबोर्न थे। प्रथम गवर्नर, इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबोर्न थे, लेकिन प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर सीडी देशमुख थे। ध्यान देना इस बात को। हिल्टन आयोग के सुझाव पर आरबीआई का गठन हुआ। गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो ऑसबोर्न थे, और प्रथम भारतीय मूल के जो गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे आरबीआई के। यदि प्रश्न यह पूछा जाता है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है, तो स्वाभाविक है ऑसबोर्न। लेकिन यदि प्रश्न यह पूछा जाता है कि भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर कौन थे, भारतीय मूल के प्रथम हम गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख की बात करें हम लोग। अब सोचो, इस आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण हुआ, (1949) में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब एक प्रश्न है, हम जब आरबीआई की बात करते हैं तो एक बात याद रखना कि आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई करती क्या है। ध्यान देना इस बात को। आरबीआई का काम क्या है? यदि हम आरबीआई के काम की बात करेंगे तो सबसे पहले आरबीआई के काम की बात करें, यह मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, यह साख का निर्धारण करती है। मतलब डिसाइड करती है क्रेडिट। साख के निर्धारण का मतलब है उधार देने की क्षमता का निर्धारण, अर्थात मार्केट में कितना पैसा होगा, यह काम आरबीआई करती है। तीसरी चीज, यदि आरबीआई की बात करें, यह नोट छापती है। ध्यान सुनो, तो इशू ऑफ करेंसी की बात करें, लेकिन अक्सर देखा होगा, पहली चीज, जब नोट का निर्गमन आरबीआई करती है, ₹1 के नोट
या सिक्कों का दायित्व वित्त मंत्री का होता है, उस पर हस्ताक्षर वित्त मंत्री का होता है। लेकिन 1 रुपया से अधिक 2 रुपया और 2 रुपये से ऊपर के नोट को छापने का काम आरबीआई करती है। 2 रुपये एवं 2 रुपये से अधिक मूल्य के नोट का निर्गमन आरबीआई करती है। ध्यान दें। और इस नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 2 रुपया एवं 2 रुपये से अधिक मूल्य के नोट, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 की बात करें, ये नोट छापने का जो अधिकार है वो आरबीआई का है और उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता आरबीआई के गवर्नर का उस नोट पर। लेकिन 1 रुपये के नोट और सिक्कों की बात करें, क्वाइंस की बात करें, क्वाइंस को जारी करने का अधिकार सरकार का होता है और 1 रुपये की करेंसी पर वित्त मंत्री का सिग्नेचर होता है। वित्त मंत्रालय की बात करें हम लोग, ध्यान देना इस बात को। एक बात याद रखना, रिपीट में करता हूं मैं, कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट का निर्गमन आरबीआई करती है और इस नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन होता क्या है, 1 रुपये का नोट सरकार जारी करती है, जितने भी क्वाइंस है उसे सरकार जारी करती है, लेकिन उसके क्वाइंस के डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण की जिम्मेदारी आरबीआई की है। हमेशा 2 रुपये के नोट और बड़ी मूल्य के नोट को जारी भी करती है आरबीआई और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है आरबीआई, किंतु 1 रुपया या क्वाइंस को जारी करती सरकार, किंतु उसके वितरण की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। दूसरी बात, आरबीआई जो भी नोट जारी करती है उसके पीछे लायबिलिटी, देयता सरकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई 500 रुपए की नोट जारी की, 500 रुपए की नोट, तो उस नोट के पीछे सरकार की क्रेडिट लगी है, साख लगी है, तो दायित्व किसकी है? सरकार के दायित्व है, लायबिलिटी सरकार की होती है, जारी करती आरबीआई। बात याद रखना, मैंने कहा 2000 रुपए का नोट 500, 200, 100 रुपए, 50, जितनी भी करेंसी है 1 रुपए के नोट को छोड़कर जारी करती है आरबीआई, लेकिन लायबिलिटी किसकी है? सरकार की, देता सरकार के। इसका मतलब यह है जो भी करेंसी मार्केट में फ्लो कर रहा है, उसके पीछे लायबिलिटी सरकार की लगी है। लायबिलिटी का मतलब सरकार को वापस देना है, सरकार की जिम्मेदारी उसे वापस करना। नोटों का निर्गमन आगे हम चर्चा करेंगे। अगला देखा होगा विदेशी पूरी बात ध्यान दो, विदेशी मुद्रा का विनियमन की बात करें, द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी की बात करते हैं हम लोग। द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी की बात करें हम लोग, जितने भी विदेशी मुद्रा उसे रेगुलेट करती आरबीआई, करती कैसे है, किस रूप में करती है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगले बात देखो, सरकार का बैंकर है या सरकार का तो बैंकर है ही, ये गवर्नमेंट का बैंक है
और दूसरी चीज, ये बैंकों का भी बैंक है। मतलब जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक का जो बैंक है वो आरबीआई है, और आरबीआई सरकार के बैंक की भूमिका निभाती है। इस प्रकार देखा जाए, ये आरबीआई की भूमिका है। पहली चीज, मौद्रिक नीति का निर्माण करना। दूसरी चीज, साख का निर्धारण। तीसरी चीज, नोट का निर्गमन। चौथी बात, विदेशी मुद्रा का विनियमन। पांचवी बात, सरकार का बैंक। और छठी बात, बैंकों का बैंक। अब एक प्रश्न कि मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा नीति कहते किसे हैं? मुद्रा नीति का अर्थ क्या है? ध्यान दो इस बात को, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थ क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी, हम मौद्रिक नीति की बात करें, मौद्रिक नीति कहते किसे? एक बात याद रखना, मौद्रिक नीति ऐसी नीति जो मुद्रा से जुड़ी हो। इसका मतलब यह है कि मौद्रिक नीति का अर्थ है मुद्रा से संबंधित नीति। अब इसमें दो बातें आएंगी। एक, द सप्लाई ऑफ मनी की बात करें हम लोग, और दूसरा ब्याज दर। ध्यान देने इस बात को, जब मुद्रा से संबंधित नीति की बात की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जाती है, तो इसमें दो बातें आती हैं। एक, मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, और दूसरा ब्याज दर। इन दो बातों से जुड़ी हुई नीति ही मौद्रिक नीति कहलाती है। इसका मतलब है मार्केट में कितना पैसा फ्लो कर रहा है, कितना पैसा छोड़ा जाए, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। हम तरलता की बात करते हैं। तो ध्यान दो, सप्लाई ऑफ मनी की यदि बात की जाए, ये जो मनी की सप्लाई है, ये कुछ बातों पर निर्भर करती है। पहली चीज, आर्थिक समृद्धि। हम दूसरी चीज, मुद्रास्फीति। हम तीसरी चीज बात करें, रोजगार। ध्यान देना इस बात को, हम जब मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं, तो मौद्रिक नीति मुद्रा से संबंधित नीति कहलाती है। इसमें दो बातें, एक मनी सप्लाई या सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, जिसको कहते हैं लिक्विडिटी, और दूसरा इंटरेस्ट रेट। हम ब्याज दर की बात करें, जब मनी सप्लाई का मतलब है मार्केट में कितना पैसा फ्लो कर रहा है, कितना पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है, इस पे मनी सप्लाई तीन बातों पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, और रोजगार सृजन का रेट क्या है। एक चीज ध्यान देना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोशिश क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा
जब औद्योगिकरण हो, जब उद्योग लगे। उद्योग तभी लगेगा जब निवेश होगा। निवेश तभी होगा जब सस्ते दर पर पूंजी मिलेगी, पैसा मिलेगा कंपनियों को। और सस्ती दर पर पैसा तभी मिलेगा जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो। और मार्केट में पैसा ज्यादा होने का मतलब है फ्लो, मनी फ्लो ज्यादा हो। अब मनी फ्लो ज्यादा होने का अर्थ है लिक्विडिटी, तरलता ज्यादा हो। तो ध्यान से सुने इस बात को। हम सप्लाई जब मनी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी चीज मुद्रास्फीति, और तीसरी चीज हम रोजगार की बात करें, किस स्तर पर रोजगार क्रिएट हो रहा है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। अब एक बात याद रखना, कीमतें कब बढ़ती हैं? जब लोग बाजार में डिमांड ज्यादा करते हैं। डिमांड कब करेंगे? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कब आएगा? जब सस्ते दर पर आसानी से उधार मिलेगा, अर्थात चीप मनी। ये कब होगा? जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, आरबीआई करती क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिमांड को कम करना जरूरी है। डिमांड कम करने के लिए पैसे की आपूर्ति कम करना जरूरी है। और मनी फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है? मार्केट से पैसा खींच लेती है। इन्फ्लेशन, मान लिया जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए डिमांड का बने रहना जरूरी है, मांग ज्यादा होनी चाहिए। और डिमांड तभी ज्यादा होगी जब लोगों के पास पैसा होगा। लोग खरीदारी तभी करेंगे जब पैसा होगा, और पैसा तभी होगा जब बाजार में पैसा बहुत ज्यादा हो और लोगों को आसानी से उधार मिले। ये तभी होगा जब मार्केट में मनी फ्लो बढ़ जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी की बात करें हम लोग। और दूसरी चीज ब्याज दर। इसका मतलब यह है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये दो चीजों से संबंधित है, दो बातों से, एक मुद्रा की आपूर्ति और दूसरा ब्याज दर। अब सोचो, मनी सप्लाई तीन बातों पर निर्भर है। सिंपल चीजें, हम जब मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो तीन महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। नंबर 1 इन्फ्लेशन, नंबर 2 मनी सप्लाई, और नंबर 3 इंटरेस्ट रेट। मतलब मुद्रास्फीति, मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित नीति ही मौद्रिक नीति कहलाती है। अब एक प्रश्न, हम जब मौद्रिक नीति की बात करते हैं, एक बात याद रखना, आरबीआई क्या करती है? साख का निर्धारण करती है। एक बात याद रखना, आरबीआई साख का निर्धारण करती है। और साख के निर्धारण में किसी की डायरेक्ट भूमिका होती है और किसी की इनडायरेक्ट भूमिका होती है। अब देखो कैसे। हम बात करें साख का, जब निर्धारण की बात की जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट। इसे कहते हैं बैंक दर। हम दूसरी चीज बात करें CRR, तीसरी बात SLR, चौथी बात ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और पांचवी चीज लाइफ। लाइफ में दो चीजें हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ध्यान देने इस बात को। साख के निर्धारण की बात करें तो बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, LF लाइफ, जिसकी चर्चा चलकर हम लोग आगे करेंगे, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, RR और RRR की बात करें हम लोग। बैंक रेट होता क्या है?
हम बैंक दर कहते किसे हैं? ध्यान देना इस बात को। हम जब बैंक रेट की बात करेंगे तो बैंक दर कहते किसे हैं? बैंक रेट, इसको ध्यान से समझना। बैंक रेट का मतलब है आरबीआई जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक, सरकार, एनबीएफसी को उधार देती है उसे कहते हैं बैंक दर। इसका मतलब है आरबीआई जिस दर पर व्यावसायिक बैंक, सरकार, कंपनी, वित्तीय संस्था एवं एनबीएफसी को उधार देती है, पूरी बात ध्यान देना, आरबीआई जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक, सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, तो आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, गवर्नमेंट, कंपनी, वित्तीय संस्था और एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें, यह हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक एक वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान दो, को जिस दर पर उधार देती है उसे कहते हैं बैंक दर। तो जिस दर पर एनबीएफसी को उधार देती है उस दर को बैंक दर कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, ये आरबीआई है, ये आपका कॉमर्शियल बैंक है, और ये आपका कोई कस्टमर है। तो ध्यान देना इस बात को, जिस दर पर कॉमर्शियल बैंक, सरकार, कंपनी, वित्तीय संस्था और एनबीएफसी को उधार देती है उस दर को कहा जाता है बैंक दर। अब हम बात करें, देखो आप, ये जो आरबीआई है इन्हें उधार देती है, कॉमर्शियल बैंक आम जनता को उधार देती है, आम जनता को। ये जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक उधार देती है, जिस दर पर देती है उस दर को कहा जाता है बैंक दर। लेकिन कॉमर्शियल बैंक जब आम जनता को उधार देती है तो इसे कहा जाता है ब्याज दर। पूरी बात ध्यान देना, आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है उस रेट को कहते हैं बैंक रेट, और कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पर कस्टमर को उधार देती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? बैंक दर का मतलब है ये आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को जिस दर पर उधार देती है उस रेट को कहते हैं बैंक रेट, और कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पर आम जनता या कस्टमर को उधार देती है उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सामान्य भाषा में देखा जाए, अब एक चीज सोचो आप, ध्यान से सुनना। मान लिया जाए मैं हूं एक थोक विक्रेता हूं या कोई भी चीज हूं मैं, यदि मुझे सब्जी मंडी में, बड़ी सब्जी मंडी में, आजादपुर सब्जी मंडी में आलू बिकेगा 10 रुपए पर केजी, तो स्वाभाविक है मैं कस्टमर को कितने बेचूंगा? 15 रुपए पर केजी, क्योंकि मैं भी तो अपना प्रॉफिट चढ़ाऊंगा, मुझे प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। समझ वाली बात है? अब ध्यान से सुनना इस बात को,
ये जो बैंक रेट है, इसका जो निर्धारण है आरबीआई करती है। बैंक दर का निर्धारण आरबीआई करती है, पर जो ब्याज दर है इसका निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, मान लिया जाए कोई कॉमर्शियल बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पास जाएगी उधार लेने के लिए, तो आरबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उधार देगी। पर यह आरबीआई जिस रेट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उधार देगी, उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट, और इस बैंक रेट को डिसाइड करेगी आरबीआई। उसी तरह एसबीआई के पास आप जाते हैं उधार लेने, तो एसबीआई जिस रेट पर आपको उधार देगी, उस रेट को कहा जाता है ब्याज दर। और इसे कौन डिसाइड करेगा? एसबीआई स्वयं। इसका मतलब है ब्याज दर का निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं, किंतु बैंक दर का निर्धारण आरबीआई करती है। जैसे छोटे से एग्जांपल लो, ध्यान देना इस बात को। मैं आजादपुर सब्जी मंडी से आलू खरीद कर आया हूं। वहां 10 रुपए पर केजी आलू मैंने खरीदी। स्वाभाविक है, मैं मार्केट में किस रेट में बेचूंगा मैं डिसाइड करूंगा। उसमें मेरी मजदूरी होगी, ठेले का खर्च होगा। हो सकता मैं 15 रुपए में बेचूं, हो सकता मैं 14 रुपए में बेचूं, 14 रुपए पर केजी में आलू बेचूं, ये मैं डिसाइड करूंगा। आरबीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। अब याद रखना, यदि आजादपुर सब्जी मंडी में आलू का रेट बढ़ करके 20 रुपए पर केजी हो गया, तो स्वाभाविक है मैं भी आलू का रेट बढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे आजादपुर सब्जी मंडी में आलू महंगा बिकेगा, तो आम जनता का आलू क्या करूंगा? मैं महंगे रेट पे बेचूंगा। यदि सब्जी मंडी में, आजादपुर सब्जी मंडी में आलू का रेट गिर गया, पता 2 रुपए पर केजी हो गया, तब आम जनता का आलू कितने में बेचूंगा? हो सकता है 5 रुपए पर केजी में बेचूं। इसका मतलब यह है कि आजादपुर सब्जी मंडी में रेट गिरा तो मैं भी रेट गिरा दूंगा, आजादपुर सब्जी मंडी में रेट बढ़ा तो मैं भी रेट को बढ़ा दूंगा। इसका अर्थ यही है। तो याद रखना, इसका मतलब है इस बैंक दर का जो रिलेशन है ब्याज दर से है। तो बैंक दर जब बढ़ेगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा। ब्याज दर क्यों बढ़ेगा? ध्यान देना इस बात को। ब्याज दर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेकर के कस्टमर को उधार दे रहा है। आज जब आरबीआई ऊंची बैंक दर पर उधार लेगी तो ब्याज दर बढ़ा देगी। कॉमर्शियल बैंक बढ़ा देगा। यदि प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक ऊंचे बैंक दर पर उधार लेकर के आम कस्टमर को उधार देना शुरू करे और बैंक दर बढ़ेगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा, बैंक दर गिरेगा तो ब्याज दर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। पर आपने अक्सर देखा होगा कि इंडिया में जितने बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, सबकी ब्याज दर में अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि हर बैंक का ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, जो संचालन लागत है, वो कम है। इस अक्सर देखा होगा हर बैंक की ब्याज दर में अंतर होता है। हो सकता है कुछ बैंक की का संचालन लागत ज्यादा हो तो ब्याज दर बढ़ा देगा। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, सब्जी मंडी में आलू के रेट आपने खरीद लिया, हो सकता है कि मैं प्रॉफिट कम लूं तो आलू सस्ते दर पे बेचूंगा, दूसरा कोई प्रॉफिट ज्यादा लेगा, आलू ज्यादा रेट पे बेचेगा। उसी तरह प्रत्येक बैंक का जो संचालन लागत है अलग अलग है, इस हर बैंक के ब्याज दर में अंतर होता है। अब सोचो, बैंक दर बढ़ा तो ब्याज दर का बढ़ना तय है। जैसे क्या इफेक्ट पड़ता है? ध्यान दो इस बात को।
जैसे ध्यान सुनो इस बात को, मान लिया जाए बैंक दर है, एरो का चिन्ह, एरो का मतलब बढ़ जाना, नीचे का था, बैंक दर बढ़ गया, एरो का ऊपर जा रहा है तो बढ़ जाए। यदि बैंक दर बढ़ेगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा। क्लियर? और जब ब्याज दर बढ़ेगा तो पूंजी महंगी होगी। पूरी बात ध्यान दो, बैंक दर बढ़ा, ऊपर का तीर है बढ़ गया, नीचे का तीर है कम हो गया। बैंक दर बढ़ा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा, और ब्याज दर बढ़ा तो पूंजी महंगी हो जाएगी। आज पूंजी महंगी होगी तो क्या इफेक्ट होगा? पूरी बात ध्यान देना इस बात को। देखो, दो चीजें होंगी। पहली चीज, ध्यान दो, ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, और दूसरी चीज क्या होगा, जब ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो दो बातें होंगी। पहली चीज, लोग उधार नहीं लेंगे। जब लोग उधार नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बाजार में मांग में कमी, जब मांग में कमी होगी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। दूसरी चीज देखा जाए, ऊंचे ब्याज दर पर उधार यदि प्राप्त होगा तो स्वाभाविक है निवेश महंगा। यदि निवेश महंगा हुआ तो परिणाम क्या होगा? उद्योग लगाना महंगा। उद्योग लगाना महंगा हुआ तो उत्पादन लागत ज्यादा, प्रोडक्शन यदि कास्ट ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है उत्पाद महंगा। ये होगा तो निर्यात कम। ध्यान देना इस बात को। तीसरी चीज क्या होगा? तीसरी चीज ये हो सकता है कि निवेश न हो। ध्यान सुनना इस बात को। मैंने क्या कहा? बैंक दर बढ़ गया तो ब्याज दर बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ा तो पूंजी महंगी हो जाएगी। अब पूंजी महंगी होने का मतलब है ब्याज दर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। पूंजी महंगी होगी तो ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, और जब ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो तीन बातें, लोग उधार नहीं लेंगे। जब लोग उधार नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो लोग बाजार में मांग नहीं करेंगे, तो बाजार में मांग में कमी हो जाएगी, और जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होती हो जाएगी। क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसे कई बार आरबीआई क्या करती है, कोशिश करती है कि बैंक दर को बढ़ा दिया जाए। दूसरी बात ध्यान देना इस बात को, निवेश महंगा हो जाएगा, उद्योग लगाना महंगा होगा। जब उद्योग लगाना महंगा हो जाएगा तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो उत्पाद महंगा होगा, जब उत्पाद महंगा होगा तो आपका निर्यात कम हो जाएगा। कि निर्यात का मतलब है अपने सामान को विदेशों में बेचना। यदि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया, अब विदेश में बेचने ले जाएंगे तो आपका उत्पाद कोई नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए इस मार्कर की लागत इंडिया में 20 रुपये है, 20 रुपया। ऐसे मार्कर को, ऐसा ही मार्कर चाइना बनाना 10 रुपये में। चाइना भी मार्कर ले गया अमेरिका में बेचने, अब भारत भी ले गया अमेरिका में बेचने। दोनों अपने मार्कर अमेरिका में बेचने ले गए हैं। एक चीज बताओ, लोग किसका मार्कर खरीदेंगे? चाइना का।
क्यों? क्योंकि चाइनीज मार्केट सस्ता है। अब ध्यान देना इस बात को। तो उत्पाद यदि महंगा होगा तो निर्यात कम हो जाएगा। आज जब निर्यात कम हुआ तो क्या नुकसान होगा? ध्यान दो इस बात को। निर्यात कम होगा तो कंपनी का लाभ गिरेगा, और जब कंपनी का लाभ गिरेगा तो क्या होगा बताओ? जिस कंपनी का लाभ गिरता है ना, उस कंपनी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्वाभाविक है, जब कंपनी का लाभ गिरेगा तो कंपनी का शेयर कंपनी के शेयर में बिक्री शुरू हो जाएगी, और जब कंपनी के शेयर में बिक्री शुरू हो जाएगी तो शेयर मार्केट नीचे गिरेगा। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। हम लोग क्या कर रहे थे? इसका मतलब यह है, हमेशा ध्यान दो। पहली चीज मैंने क्या कहा कि जब निवेश नहीं होगा, इसको इस तरह देखो आप, मान लिया जाए निवेश नहीं होगा तो औद्योगिकरण नहीं है। औद्योगिकरण नहीं होगा तो रोजगार का सृजन नहीं है, और जब रोजगार का सृजन नहीं होगा तो स्वाभाविक है दो चीज होगी। और दूसरी चीज, आय का वितरण नहीं होगा तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी। ध्यान से सुनिए इस बात को, पूरी बात। बैंक दर बढ़ा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा, पूंजी महंगी होगी तो ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। यदि ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त हो तो तीन कंडीशन पैदा होगी। लोग उधार नहीं लेंगे क्योंकि ब्याज दर बढ़ गया, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग बाजार में मांग में कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि लोगों ने ऊंचे ब्याज दर पर उधार ले भी लिया तो निवेश महंगा होगा, उद्योग लगाना महंगा होगा, उत्पादन लागत ज्यादा होगी, उत्पाद महंगा होगा, निर्यात कम होगा। जब निर्यात कम होगा तो कंपनी का लाभ गिरेगा, कंपनी का लाभ गिरेगा तो कंपनी के शेयर में बिक्री होगी, और जब कंपनी के शेयर बिक्री होगी तो शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। दूसरी बात ध्यान दो, यदि ब्याज दर बढ़ गया तो निवेश होगा ही नहीं, या तो निवेश बहुत महंगा हो जाएगा या तो निवेश नहीं होगा। जब निवेश नहीं होगा तो औद्योगिकरण नहीं, जब नए उद्योग नहीं लगेंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार का सृजन नहीं। जब ये नहीं होगा तो दो कंडीशन होगी, आय का वितरण, आय का वितरण नहीं। और हमेशा ध्यान दो, रोजगार एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे आय का वितरण होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें, एकमात्र ऐसा माध्यम है रोजगार जहां आय का वितरण होता है। जब रोजगार का सृजन नहीं होगा तो आय का वितरण नहीं होगा, जब आय का वितरण नहीं होगा तो आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ रोजगार एक ऐसा साधन है जिससे गरीबी में कमी आती है। इसका मतलब है रोजगार का सृजन नहीं होगा तो गरीबी में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब एक प्रश्न, पूरी बात ध्यान देना, इसका मतलब है आपने बैंक दर बढ़ा दिया तो आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी, गरीबी में वृद्धि हो सकती है, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सकती है, शेयर मार्केट नीचे जा सकता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव हो सकता है, फर्स्ट मुद्रास्फीति नियंत्रित, नंबर 2 रोजगार में कमी आ सकती है, नंबर 3 शेयर मार्केट नीचे जा सकता है, नंबर 4
गरीबी में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक असमानता में वृद्धि हो सकती है। ध्यान सुनना, बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव हो सकता है। प्रश्न यदि यह पूछा इनमें से क्या सही है, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित, बिल्कुल सही है। रोजगार में कमी आ सकती है, गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट नीचे जा सकता है, गरीबी में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक असमानता में वृद्धि हो सकती है। अब एक बात याद रखना, हमेशा आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा, जब आरबीआई बैंक दर को बढ़ाती है तो शेयर मार्केट नीचे चला जाता है, तुरंत शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? कि जो आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करेगी, स्वाभाविक है कंपनियों का लाभ गिरेगा। कंपनी के जब लाभ गिरेगा तो लोग कंपनी का शेयर बेचना शुरू करेंगे, और जब शेयर की बिक्री शुरू होगी तो शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। ये कैसे आता है, इसकी चर्चा चल के हम लोग करेंगे शेयर मार्केट में। दूसरी चीज, अक्सर देखा होगा कि मान लिया जाए बैंक दर की हम बात करें, अब एक बात याद रखना, मान लिया जाए बैंक दर कम हो गया, आप बैंक दर को कम कर दो। जो बैंक दर कम करोगे ब्याज दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ब्याज दर कम होगी तो पूंजी सस्ती। अब याद रखो, यदि पूंजी सस्ती होगी तो क्या इफेक्ट होगा? आसानी से एवं कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। यदि ऐसा हुआ तो पहली चीज, लोगों को कम ब्याज दर पर उधार मिलेगा। उधार मिलेगा तो लोग उधार लेंगे, उधार लेंगे तो लोगों के पास पैसा होगा। जब पैसा होगा तो बाजार में मांग में वृद्धि होगी, और जब मांग में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है ध्यान देने इस बात को, जब लोगों को कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो लोगों को कम ब्याज दर पर उधार मिलेगा। यदि कम ब्याज दर पर उधार मिलेगा तो लोग उधार लेंगे, उधार लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग बाजार में मांग करेंगे, तो मार्केट में डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। ऐसा हुआ तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी।
पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें, हम लोग देखा जाए तो कि कम ब्याज दर पर होगा तो निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा, रोजगार का सृजन ज्यादा, और रोजगार का सृजन ज्यादा होगा, आय का वितरण ज्यादा, और गरीबी में कमी आएगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। पहली चीज, कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो निवेश ज्यादा होगा, औद्योगिकरण ज्यादा होगा, रोजगार का सृजन ज्यादा होगा, आय का वितरण ज्यादा, और गरीबी में कमी आएगी। दूसरी चीज देखा जाए, यदि ब्याज दर कम हुआ तो पूंजी सस्ती होगी। अब ध्यान सुनो इस बात को, यदि पूंजी सस्ती हुई, तो स्वाभाविक है निवेश सस्ता हुआ, उत्पादन लागत कम हुआ तो उत्पाद सस्ता हुआ तो निर्यात ज्यादा हुआ तो लाभ ज्यादा, और जब लाभ ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है शेयर की खरीद ज्यादा, और शेयर की खरीद ज्यादा होगी तो शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा। ध्यान देना इस बात को, जब अपने बैंक दर को कम किया तो ब्याज दर कम हो जाएगा, और जब ब्याज दर कम होगा तो पूंजी सस्ती होगी तो आसानी से एवं कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा। और कम ब्याज दर पर उधार प्राप्त हो तो तीन बातें। नंबर 1, ब्याज दर कम हुआ तो पूंजी सस्ती। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पूंजी सस्ती होने का मतलब ब्याज दर का कम होना, अब पूंजी महंगा होने का अर्थ है ब्याज दर का ज्यादा होना। और जब पूंजी सस्ती होगी तो निवेश सस्ता होगा, निवेश सस्ता होगा तो उत्पादन लागत कम होगा तो उत्पाद सस्ता होगा, उत्पाद सस्ता होगा तो निर्यात ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा तो लाभ ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा तो लाभांश ज्यादा होगा, लाभांश ज्यादा होगा तो शेयर की खरीद ज्यादा, और शेयर की खरीद ज्यादा होगी तो शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जब बैंक दर में वृद्धि होती है तो शेयर मार्केट नीचे चला आता है, और जब बैंक दर में कमी आती है तो शेयर मार्केट बूम कर जाता है, जंप कर देता है। आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा कि आरबीआई के द्वारा बैंक दर में कमी करने से शेयर मार्केट में उछाल आ गया। क्यों आया? उसका रीजन ये है। नंबर 2, यदि लोगों को कम ब्याज दर पर उधार मिलेगा तो लोग उधार लेंगे, जब उधार लेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो बाजार में मांग में वृद्धि होगी, और जब मांग में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बैंक दर में कमी करने से मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन डिमांड बढ़ेगी। इसे एक बात याद रखना, डिमांड को पुश करने के लिए आरबीआई बैंक दर में कमी कर देती है ताकि ब्याज दर कम हो जाए, और जब ब्याज दर कम होगा और पूंजी सस्ती होगी तो बाजार में डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, जापान ने मार्केट में डिमांड को पुश करने के लिए इंटरेस्ट रेट को 0 कर दिया था, ब्याज दर 0 कर दिया ताकि लोग उधार लें, बाजार में खरीदारी करें। जब लोग खरीदारी करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ी तो अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। तीसरी चीज, कम
ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो निवेश ज्यादा होगा। ध्यान देना, ब्याज दर कम होगा तो निवेश ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा तो औद्योगिकरण ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो रोजगार का सृजन ज्यादा होगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं, निवेश ज्यादा होगा तो पूंजी का निर्माण ज्यादा। इसका मतलब है कि बैंक दर को कम करोगे तो पूंजी का निर्माण ज्यादा होगा, आय का वितरण ज्यादा और गरीबी में कमी आएगी। इस प्रकार देखा जाए, इस ग्राफ को देखो, कुछ भी नहीं पता यूपीएससी क्या पूछ दे। हो सकता आपसे ये पूछ दे कि बैंक दर में कमी आने का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, जैसे मैंने कहा बैंक दर में कमी का प्रभाव पड़ सकता है। फर्स्ट, शेयर मार्केट में वृद्धि। सेकेंड, पूंजी निर्माण ज्यादा हो सकता है। जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो ज्यादा हो सकता है। हम थर्ड की बात करें, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। हम चौथी चीज बात करें, निवेश ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। ध्यान देना, यूपीएससी इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, इन चारों विकल्प से किसी एक विकल्प को दे सकता है। अब मैं आपसे बार बार कहता हूं, टर्म्स यदि क्लियर है तो मैं दावा करता हूं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यदि आपका करंट तैयार है, मैंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट की क्लास हम लोग लेंगे, पर जब हमारा पूरी इकोनॉमिक्स के बेस क्लियर हो जाएगा तो हार्डली 4 से 5 क्लास इकोनॉमिक्स सर्वे और 2 क्लास बजट। और इकोनॉमिक्स सर्वे तब समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि बजट में क्यों लाया गया, इसका क्या इफेक्ट होगा। अब एक चीज सोचो, आरबीआई जब बैंक दर में वृद्धि करती है तो क्या क्या इफेक्ट होगा, पूरी दिमाग में पिक्चर घूम जानी चाहिए। बैंक दर में कमी आएगी तो क्या क्या इफेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। जैसे मान लिया जाए, हमेशा यदि ब्याज दर कम हुआ तो राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा। आखिर राजकोषीय घाटा कम क्यों होगा? एक चीज बताओ, सरकार को भी पैसे की जरूरत होती है और सरकार बैंक से उधार लेती है। जब ब्याज दर कम होगा तो सरकार को सस्ते दर पर उधार मिलेगा, अर्थात सरकार को ब्याज कम चुकाना पड़ेगा। और जब सरकार ब्याज कम चुकाएगी तो राजकोषीय घाटा क्या होगा? कम हो जाएगा। अब ध्यान देना, राजकोषीय घाटा कम होगा तो स्वाभाविक है रेटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम लोग कल की क्लास कि मान लिया जा आपके पास घाटा ज्यादा है तो आपकी रेटिंग गिर जाती है, घाटा कम है तो रेटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बैंक दर ज्यों कम हुआ और ब्याज दर ज्यों कम हुआ, सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, वो कम हो जाता है। आज जब डेफिसिट कम होगा तो रेटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बैंक दर। दूसरा जो शब्द है CRR, उसको देखो आप।
ध्यान देने इस बात को, CRR होता क्या है? इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात की बात करें हम लोग, कैश रिजर्व रेशियो की बात करें हम लोग, ध्यान देना, CRR कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित, हम अनुपात की बात करें, ये होता क्या है पूरी बताना। बैंकों के पास जो कैश है, बैंक के पास जो कैश है, उसका एक निश्चित रेशियो आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। ध्यान देना इस बात को, बैंकों के पास जो कैश है, उस कैश का एक निश्चित अनुपात रेशियो आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, उसे कहते हैं CRR। इसका मतलब है, हम इसको डिफाइन करें CRR को, तो CRR का अर्थ होता है, CRR का जो अर्थ होता है कि बैंकों की कुल जमा, सकल जमा, हमेशा ध्यान दो, क्या एक निश्चित अनुपात जमा का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना ही CRR कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि बैंकों के पास जो पैसा डिपॉजिट है, सकल जमा, टोटल डिपॉजिट, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो, चाहे डिमांड डिपॉजिट हो, जो भी पैसा डिपॉजिट है, उसका एक निश्चित रेशियो आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। इसे कहते हैं CRR। सामान्यतः ये जो CRR है, ये 0 से लेकर 15% के बीच होती है। न्यूनतम 0 और मैक्सिमम हम 15% की बात करें। तीसरी चीज, CRR का निर्धारण आरबीआई करती है। और चौथी चीज बात करें, हमेशा पहले आरबीआई CRR पर ब्याज देती थी, किंतु अब नहीं देती है। ध्यान देने इस बात को, बैंक के सकल जमा का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। इसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व। हम रेशियो की बात करें, इसका जो अनुपात है 0 से लेकर 15% के बीच होता है। इसका जो अनुपात है, मतलब न्यूनतम 0% और मैक्सिमम 15%। CRR का निर्धारण आरबीआई करती है। आरबीआई, पहले आरबीआई CRR पे ब्याज देती थी, किंतु अब नहीं देती है। मान लिया जाए 2006-7 तक आरबीआई CRR पर ब्याज देती थी, पर उसने CRR पर ब्याज देना बंद कर दिया। यदि बैंक, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से कहते हैं कि मुझे ब्याज दो, पर आरबीआई ने मना कर दिया। अब ध्यान देना इस बात को,
अब हम CRR को यदि समझें तो हम इस तरह समझ सकते हैं, इसको इस तरह देखो आप, मान लिया जाए ये RBI है और ये SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके पास जो सकल जमा, कुल जो जमा है टोटल 100 रुपए है। CRR क्या है? बैंक के पास जो डिपॉजिट है, कुल जो जमा सकल जमा है, उसका एक निश्चित अनुपात RBI के पास कैश के रूप में रखना होता है। मान लिया जाए CRR 5% है, तो SBI के पास टोटल जमा कितना है? 100 रुपया। इसका 5% कितना हो गया? 5 रुपया। ये किसके पास जमा करना होगा? RBI के पास। यदि 100 रुपये में आपने 5 रुपया RBI के पास जमा कर दिया तो आपके पास कितना बचा? 95 रुपए। इसका मतलब है आप जहां पर 100 रुपए का बिजनेस करते थे, अब आप केवल 95 रुपए का बिजनेस करेंगे। इसका मतलब है तरलता कम हो गई। मान लिया जाए CRR 10% हो गया, तो 100 रुपए का 10% किसके पास जमा करना होगा? RBI का। मान लिया जाए 100 का 10% इसके पास जमा कर दिए तो आपके पास कितना बचा? 90 रुपया। आपके पास 90 रुपया बचा। इसका मतलब है पहले की अपेक्षा आपके पास पैसा कम हो गया। और जो पैसा कम होता है इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। इसका मतलब है, ध्यान दो इस बात को, मान लिया जाए CRR 15% हो गया, तो आपको 100 रुपया का 15% RBI के पास जमा करना होगा। इसका मतलब है आपके पास कितना बचेगा? 85 रुपये बचेगा आपके पास। आपके पास केवल 85 रुपये बचेगा। ये केवल 85 रुपये का बिजनेस करेंगे। इसका अर्थ क्या है? CRR बढ़ेगा तो आपके पास लिक्विडिटी कम होती चली जाएगी। ध्यान देना। मान लिया जाए CRR 3% हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, तो आपके पास कितना बचेगा? 97 रुपया। तो जब CRR कम हुआ तो आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ गया, तरलता बढ़ गई। अब आप 97 रुपये का बिजनेस करेंगे। इसका अर्थ क्या है? जब CRR में वृद्धि होती है तो आपके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, और जब CRR में कमी होती है तो लिक्विडिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका अर्थ क्या है? ये RBI ये चाहता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए। ध्यान देना, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाए, तरलता बढ़ जाए। तो फिर RBI क्या करती है? CRR को कम कर देती है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि RBI ये चाहती है कि बाजार में बैंक के पास तरलता बढ़ जाए, तरलता। और जब तरलता बढ़ेगी तो बैंक उधार देगा। अब ध्यान से सुनना इस बात को। चाहता क्या बैंक? मैंने क्या कहा था? CRR में वृद्धि होगी तो बैंक के पास तरलता गिरेगी, CRR में कमी आएगी तो बैंक के पास तरलता क्या होगी? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है CRR और लिक्विडिटी में अपोजिट संबंध है। CRR बढ़ा तो ये लिक्विडिटी कम होगी, CRR गिरा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका अर्थ यही हुआ। अब एक प्रश्न, RBI करता क्यों है? वो क्यों चाहता है? एक चीज, RBI ये चाहता है कि देखो भाई, बाजार में लोग डिमांड ज्यादा करें। डिमांड तब करेंगे जब लोगों के पास पैसा होगा, पैसा तब होगा जब लोगों को उधार मिलेगा, उधार तो तब मिलेगा जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो अतः लिक्विडिटी कम हो, और बैंक के पास लिक्विडिटी तभी ज्यादा होगी जब CRR कम हो जाए। दूसरी चीज, RBI चाहता है कि मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, इसके लिए मांग को कम करना होगा। अब मांग तभी कम होगी जब लोगों के पास पैसे कम होंगे। पैसे तभी कम होंगे जब उन्हें बैंक से उधार कम मिले,
उधार तभी कम मिलेगा जब बैंक के पास पैसा कम हो। अब बैंक के पास पैसा कम होने का अर्थ है कि लिक्विडिटी कम हो, और ये तभी कम होगी जब सीआरआर बढ़ा दिया जाए। इसका मतलब क्या चीज है? सीआरआर को कम करके आरबीआई डिमांड को पुश करती है, और जब डिमांड बढ़ेगी तो मंदी समाप्त होगी। दूसरी चीज, सीआरआर को बढ़ा करके, लिक्विडिटी को कम करके इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करना चाहती है। तो एक बात याद रखना कि सीआरआर और लिक्विडिटी में अपोजिट संबंध है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक सीआरआर बढ़ेगा तो तरलता में कमी आएगी। याद रखना, सीआरआर कम होगा तो तरलता बढ़ जाएगी। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी। अब देखो कैसे होता है और किस रूप में होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है सीआरआर कम होने का या सीआरआर में वृद्धि का। इस मैप पे ध्यान दो इस बात को। मान लो सीआरआर बढ़ गया तो तरलता बढ़ जाए, तरलता कम हो जाएगी। क्लियर? गुड। मान लो तरलता कम होगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? दो इफेक्ट। लोगों को आसानी से उधार नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, या तो उच्च ब्याज दर पर, अब सोचो आसानी से उधार नहीं मिला तो क्या होगा? लोगों के पास पैसे कम, जब पैसे कम होंगे तो मांग में कमी, जब मांग में कमी होगी मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। या तो उधार नहीं मिलेगा या तो उच्च ब्याज दर पर उधार मिलेगा। अब सोचो उच्च ब्याज दर पर उधार मिला तो स्वाभाविक है निवेश कम, निवेश कम होगा औद्योगिकरण कम। यदि औद्योगिकरण कम हुआ एक तो रोजगार का सृजन कम होगा, और दूसरी बात पूंजी का निर्माण कम होगा। ध्यान देना इस बात को। निवेश कम होगा तो पूंजी का निर्माण कम, औद्योगिकरण कम होगा, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। सीआरआर में वृद्धि होगी तो तरलता कम हो जाएगी, और तरलता कम होगी तो लोगों को आसानी से सुधार नहीं मिलेगा। लोगों के पास पैसा कम होगा,
पैसा कम, और जब पैसा कम होगा तो मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। हम दूसरी चीज बात करें, या तो उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा, क्योंकि जब पैसे की कमी होगी मार्केट में तो या तो लोगों को उधार नहीं मिलेगा या तो ऊंचे ब्याज दर पर उधार मिलेगा। अब सोचो, यदि ऊंचे ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो औद्योगिकरण कम होगा, रोजगार का सृजन कम होगा। आज जब रोजगार का सृजन कम होगा तो गरीबी क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरी तरफ औद्योगिकरण कम होगा तो आर्थिक समृद्धि कम होगी। तीसरी बात, निवेश कम होगा तो पूंजी का निर्माण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक चीज सोचो जरा, ध्यान देना इस बात को। मान लिया जाए कि यदि औद्योगिकरण कम हुआ हमेशा और रोजगार का सृजन कम हुआ, या हम ये कहें कि मान लिया जाए ऊंचे ब्याज दर पर आपने ले भी लिया तो निवेश महंगा, निवेश यदि महंगा हुआ तो उत्पादन लागत ज्यादा, ऐसा होगा तो उत्पाद महंगा, और उत्पाद महंगा होगा निर्यात कम, निर्यात कम होगा तो लाभ कम, लाभ कम होगा। तो ध्यान देना इस बात को, शेयर की बिक्री, और शेयर की बिक्री होगी शेयर मार्केट गिरेगा। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या कहा, यदि उच्च ब्याज दर पर उधार प्राप्त होगा तो निवेश महंगा होगा, या तो निवेश होगा ही नहीं या निवेश महंगा होगा, उत्पादन लागत ज्यादा होगा, उत्पाद महंगा होगा, निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो एक बात याद रखना, शेयर की बिक्री शुरू हो जाएगी, और जब शेयर की बिक्री होगी तो शेयर मार्केट नीचे चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब CRR में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाती है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI CRR में वृद्धि कर देती है। ध्यान देना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI CRR में वृद्धि कर देती है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होता है, एक सीमा से ज्यादा CRR बढ़ गया तो शेयर मार्केट नीचे गिर जाएगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब RBI CRR में वृद्धि करती है तो शेयर मार्केट नीचे चला आता है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अक्सर देखा होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उद्योग का लगना जरूरी है। उद्योग तभी लगेगा जब निवेश हो, निवेश तभी होगा जब पूंजी सस्ती हो, और पूंजी सस्ती तभी होगी जब सस्ते दर पर उधार मिलेगा। यह तभी मिलेगा जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो, अर्थात तरलता ज्यादा हो, और तरलता तभी ज्यादा होगी जब CRR कम हो। पर यहां तो CRR ज्यादा है। अब देखो, आप हो सकता है आपसे प्रश्न यह पूछा जाए, CRR में वृद्धि का प्रभाव पड़ सकता है। ध्यान देना, CRR में वृद्धि का प्रभाव हो सकता है। फर्स्ट, शेयर मार्केट नीचे गिर सकता है। शेयर मार्केट नीचे गिर सकता है। नंबर 2 की बात करें हम लोग, पूंजी का निर्माण कम हो सकता है। मान लिया जाए हम तीसरी चीज बात करें, हो सकता है आर्थिक समृद्धि कम हो जाए। ये तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। अब एक बात याद रखो, आप मान लीजिए CRR कम हो गया
जैसे मैंने ये कहा, मान लो सीआरआर कम हो गया तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी। जब तरलता में वृद्धि होगी तो दो बातें होंगी। एक तो लोगों को उधार प्राप्त होगा। यदि आसानी से उधार प्राप्त हुआ तो स्वाभाविक है बाजार में मांग में वृद्धि। और जब बाजार में मांग में वृद्धि होगी, एक बात याद रखना, मांग को पूरा करने के लिए वृद्धि करनी होगी। पर ये दो चीजें होंगी। हमेशा मांग में वृद्धि से मंदी दूर होगी, और दूसरी चीज हमेशा कि वृद्धि भी हो सकती है। अब दूसरी बात ध्यान दो, सस्ते इससे क्या होगा, निवेश ज्यादा, और निवेश ज्यादा हुआ तो औद्योगिकरण ज्यादा, ये ज्यादा हुआ रोजगार का सृजन ज्यादा। और जब रोजगार का सृजन ज्यादा होगा, एक तो दो बातें होंगी, सुधार होगा क्योंकि गरीबी कम होगी, आय का वितरण ज्यादा। एक बात याद रखना, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि यदि औद्योगिकरण ज्यादा हुआ, आर्थिक समृद्धि होगी। सबसे इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी चीज, सीआरआर में कमी होगी तो लिक्विडिटी में वृद्धि हो जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ा तो लोगों के पास क्या होगा, पैसे ज्यादा होंगे, बाजार मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। वो डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। लेकिन मार्केट में यदि डिमांड में वृद्धि हुई तो दो बातें, एक तो रिसेशन दूर होगी, नंबर दो इन्फ्लेशन में वृद्धि भी हो सकती है, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। दूसरी तरफ तरलता में वृद्धि हुई तो सस्ते दर पर उधार प्राप्त होगा, निवेश ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तरलता में वृद्धि जरूरी है, रिसेशन को दूर करने के लिए तरलता में वृद्धि जरूरी है, और ये तभी होगा जब सीआरआर कम होगा। इसका मतलब है सीआरआर में कमी करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है, रिसेशन को, मंदी को दूर किया जा सकता है। और तीसरी चीज, जब रोजगार का सृजन होगा तो आय का वितरण ज्यादा होगा। और बात याद रखना, आर्थिक विकास की प्राथमिक शर्त है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्राथमिक शर्त है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, अन्यथा पूंजी का केंद्रीकरण हो जाएगा, पूरा तरह कैपिटल सेंट्रलाइज हो जाएगा। यदि कैपिटल सेंट्रलाइज हुआ तो रिसेशन की संभावना क्या हो जाएगी, मंदी की संभावना बढ़ जाएगी। अब एक बात है, मान लेते हैं सस्ती दर पर उधार प्राप्त हुआ तो स्वाभाविक है निवेश सस्ता होगा, निवेश सस्ता होगा तो उत्पादन लागत कम, उत्पादन लागत कम हुआ तो उत्पाद सस्ता, उत्पाद सस्ता होगा तो निर्यात ज्यादा, निर्यात ज्यादा होगा तो लाभ ज्यादा, और लाभ ज्यादा होगा तो लाभांश ज्यादा, और लाभांश ज्यादा हुआ तो शेयर की खरीद,
और शेयर की खरीद होगी तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। ध्यान देना, यदि लो इंटरेस्ट रेट पर उधार प्राप्त हुआ, इन्वेस्टमेंट बहुत सस्ता होगा, जो प्रोडक्शन कास्ट है कम हो जाएगा, प्रोडक्ट कम सस्ता हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डिविडेंड लाभांश, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट के एक हिस्से को कहते हैं डिविडेंड, लाभांश ज्यादा। जब लाभांश ज्यादा होगा तो एक चीज सोचो, जहां लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी, लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदेंगे, तो उस कंपनी के शेयर की मांग बढ़ जाएगी। और जब कंपनी की शेयर की मांग बढ़ जाएगी, हर कंपनी के साथ ऐसा होने लगा, तो शेयर मार्केट बूम कर जाएगा, हमारा शेयर मार्केट क्या होगा? चढ़ जाएगा। इसका अर्थ क्या है? पूरी बात ध्यान देना। इसका अर्थ यह है कि यदि CRR में कमी होगी तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। इसका मतलब है जब RBI CRR में कमी करते तो शेयर मार्केट बूम कर जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लिया जाए आज शाम को RBI के गवर्नर ने यह कहा कि हम CRR में कमी करने जा रहे हैं, अगले दिन शेयर मार्केट ऊपर चला जाएगा हमेशा। तो एक तरह से देखा जाए, डिमांड को पुश करने के लिए और रिसेशन को, मंदी को दूर करने के लिए RBI CRR में कमी करती है। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? CRR में कमी का प्रभाव हो सकता है, फर्स्ट, शेयर मार्केट चढ़ेगा, सेकेंड, आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सकती है। हम थर्ड की बात करें, जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। ध्यान देने इस बात को, जब रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी, जब गरीबी में कमी आएगी तो जो जीवन स्तर है सुधर जाएगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। इसका मतलब है ये तीनों के तीनों विकल्प क्या है? सही है। इस प्रकार आपने देखा CRR में कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा और CRR में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली शेष बातें हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।